नमस्ते साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं गिंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पीछे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से कवर किए थे। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि इस बार आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो हुआ था पिछली बार उसको वह जो है रिजेक्ट हो गया था। तो अब थोड़ा सा है कि अब क्वेश्चन का जो लेवल है अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग के लिए बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस लेवल के उसको हम आप करा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और पीछे के लेक्चर में हम लोग इतना तक 1 से लेकर 26 तक शायद प्रश्न कर चुके थे, ठीक है। तो हाँ, 24 या 26 तक कर चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ तक हम प्रश्न जो है पीछे के लेक्चर में करा चुके थे। अब उसके आगे हम कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा जरूर, लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ध्यान से। प्रश्न हम लोग 26 की बात करेंगे। प्रश्न 26, प्रश्न जो 26 का है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग जो है प्रयोग है किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है ये सही हो रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट का है या भारी जल का है। भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है, ठीक है। यह परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? मंदक के रूप में काम करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमाणु रिएक्टर में मंदक या न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है। किस गति को मंद कर देता है, धीमा कर देता है? तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, जिसमें से कई भाग टूटता है और कई भाग ऊर्जा मुक्त होता है। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 27। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया बातें हैं यहाँ पे नीचे बता दिया गया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। 27 प्रश्न करें कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे मुंबई CST याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मुंबई मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय मुंबई CST होगा, ठीक है। मतलब मुंबई डायरेक्ट याद कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रेलवे मंडल दिया गया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में रेलवे जोन भी याद रखिएगा। रेलवे जोन की संख्या 18 है। नवीनतम जो रेलवे जोन है वह दक्षिणतम तटीय रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि पूर्वी रेल मंडल कोलकाता, उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल जयपुर, उत्तर रेलवे मंडल नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे मंडल गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। तो याद रखिएगा, पूरब उत्तर जरूर याद करिएगा। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। कोलकाता वाला बहुत ज़्यादा आता है, गोरखपुर वाला आता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 28 की बात करेंगे कि आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और इस रोग में जो रोगी होते हैं, रोगी के ब्लड होते हैं, खून होते हैं, वह लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण जो होता है एनीमिया रोग होता है। हम लोग में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिसमें एनीमिया रोग पाया जाता है, आयरन की कमी से होता है। तो उसमें से जो लाल रक्त की कणिकाएँ होती है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग होता है। समझ में आ गया? जिससे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की पहुंच बाधित होती है। शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से रोगी को थकान महसूस होने लगता है, रोगी को कमजोरी महसूस होने लगता है। इसी के वजह से जो होता है आयरन की वजह से एनीमिया रोग होता है। समझ में आ गया? ये चीज़ जान गए। बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न बढ़ेंगे। 29 नंबर पे कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। तो भारत जो हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। भूमध्य रेखा होता है, यह जो होता है 13 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन भारत से होकर नहीं गुजरती है। ब्राजील से होकर गुजरती है, सोमालिया, केन्या। तो देख सकते हैं यहाँ पे 13 देश शामिल किया गया है। भूमध्य रेखा जो है
13 देशों से होकर गुजरती है। कौन सा आइए हम लोग देख लीजिए यहाँ पे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, सावोटोम प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये 13 देश जो है इस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन भारत देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा मान सकते हैं कि कर्क रेखा मान नहीं सकते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से पता भी है। ओके, 30 प्रश्न की बात करेंगे, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज हो जाएगा। सतलज नदी के किनारे जो है भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, और भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल बांध है, और किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। गोविंद सागर जलाशय का निर्माण कौन सा बांध करता है? तो भाखड़ा नंगल बांध करता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। गोविंद सागर जलाशय का निर्माण कौन सा बांध करता है? तो भाखड़ा नंगल बांध करता है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़े प्रश्न पे। देखिए, इस बांध से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य के कई ऐसे राज्य की सिंचाई के लिए ये बांध जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जल विद्युत परियोजना, जो जल विद्युत उत्पादन है, यहाँ से किया जाता है। 31 प्रश्न है कि जोग जलप्रपात कहाँ पे है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी के पर स्थित है। किस नदी पर स्थित हो जाएगा? शरावती नदी पर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ, किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। नर्मदा नदी पर मतलब कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यात्रा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तीनों चीज याद रखिएगा, जोग, शरावती नदी यहाँ पे, ठीक है, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर, और यात्रा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चुलिया, चू से चुलिया और च से चंबल, च से दोनों चीज याद रखिएगा, चुलिया चंबल पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। 32 प्रश्न है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो मुनीस अल अरवा, या याद कीजिएगा, ये ऑप्शन सही होगा, मुनीस अल अरवा। ठीक है, क्योंकि जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध जो शाहजहां की बेटी है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के जीवन पर मुनीस अल अरवा की रचना की गई है। ठीक है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ है। उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किए हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी हैं, ये निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और नसरुद्दीन चिराग इनके शिष्य माने जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 33 की बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिए थे? तो फरवरी 2022 में। याद कीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिए थे? तो फरवरी 2022 में लिए थे, क्योंकि अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, वही कर सकते हैं, जो अत्याचार था, वह गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो 4 फरवरी 2022 है, माफ कीजिए, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हिंसा के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिए थे। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी जी किए थे, और इसको वापस लिए थे 1922 में लिए थे। याद रखिएगा, 1922 में तो ले लिए वापस। ठीक है, अब फिर इसके बाद इतिहास में इस हिंसा को चौरा चोरी कांड के भी नाम से जाने लगा। 1922 में चौरा चोरी कांड हुआ था। ठीक है, और फिर 4 फरवरी 2022 को इस कांड के 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल पूरे हो गए हैं 4 फरवरी 2022 में। तभी 2024 चल रहा है ना, तो कितना साल हो गया? 102 साल हो गया। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। 34 प्रश्न यहाँ पे करें कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मणिपुर में स्थित लोकटक झील है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता झील है। तैरता झील कहाँ पे हो जाएगा? तो मणिपुर में हो जाएगा, जिसका नाम है लोकटक झील। नेशनल पार्क केबुल लामजाओ मौजूद है। यहाँ पर भी एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में हो जाएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम, मुँह से मुरलेन, मुँह से मिजोरम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नामदफा अरुणाचल प्रदेश मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, दुनिया का तैरता एकमात्र झील है।
इसे भी ध्यान में रखिएगा। कंचनजंगा जो हो जाएगा सिक्किम में, मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम जो हो जाएगा, यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। 35 प्रश्न है कि नकासीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HF का मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है, इसका प्रयोग जो है नकासीदार कांच के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है, यह विभिन्न उद्योग के साथ रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन है? तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, वह 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किए थे, ठीक है ना। और इसके द्वारा न तो केवल संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संसद की शक्ति जो प्रदान की, जो मतलब राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया था उस समय। तो यही चीज बहुत था। 24वां संविधान संशोधन याद कीजिएगा। 37 है कि सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा, क्योंकि सोन नदी जो है ये गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है ये, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय पठार से क्षेत्र से निकलती है। रिहंद जो नदी है सोन की प्रमुख सहायक नदी है। रिहंद नदी भी याद कीजिएगा, सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। गंगा की भी प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी। और बाणसागर जो बांध है, बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर ही स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, 39 नंबर देख लीजिए। 39 प्रश्न है कि पूगा घाटी स्थित है। तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे? तो पूगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। पूगा जो घाटी है ये लद्दाख के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। कहाँ पे? तो दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 40 प्रश्न की बात करेंगे कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में बना है? तो मगध बना है, ठीक है, इसे याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी और राज्य से घिरा ये मगध राज्य जाना जाता है। और जो प्राचीन ग्रंथ है के अनुसार जो बृहद्रथ मगध के सबसे ज्ञात शासक के रूप में जाना जाते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर 41 जो प्रश्न है कि बंगाल में अमला डैश का अधिकार होता है। तो बंगाल में जो अमला है ये जमींदार के अधिकारी होता है। राजस्व इकट्ठा करने के लिए वहाँ के गांवों का दौरा करता था और लगान वसूली करता था। ये सब सारी चीज़ पहले की बात है, इतिहास की बात है। तो बंगाल में अमला याद कीजिएगा, ये जमींदार के लिए होता है। 42 का एक मुर्रा नस्ल थी, ये भैंस की थी। मुर्रा नस्ल किसकी थी? भैंस की प्रजाति है। ये अधिकतर जो है पंजाब का पशु माने जाते हैं, पंजाब में ज़्यादातर होते हैं। दूसरे प्रांत देश की बात करेंगे तो इटली, बुल्गारिया, मीरन में भी ये मुर्रा जो भैंस है ये पाई जाती है। हरियाणा में इसे काला सोना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मुर्रा जो नस्ल होती है भैंस, ये इसे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो काला सोना के नाम से जाना जाता है। दूध में वासा उत्पादन के लिए मुर्रा जो होती है यह अच्छी नस्ल की रूप में भैंस जानी जाती है। 7% वासा जो होता है इस भैंस में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 43 प्रश्न है कि 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, इसे ध्यान में रखिएगा। 44 प्रश्न की बात करेंगे। 44 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? तो जरिया जो हो जाएगा अकबर के काल के भूमि वर्गीकरण नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में भूमि के निम्नलिखित वर्ग थे। एक पोलज था, एक चार्चर था, एक बंजर था। तीनों चीज याद रखिएगा। पोलज क्या करता था कि वह जमीन जिससे एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। चार्चर जो था 3 या 4 वर्ष तक खाली रहता था। और बंजर वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों की खेती नहीं की जाती थी, वह बंजर होता था। 45 की बात करेंगे।
45 प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ है, जो वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र के रूप में जाने जाते थे। इनकी माता वामदेवी थी। 4 महाव्रत के पालन करने की शिक्षा इनको प्राप्त थी। सत्य, अहिंसा, अतस्य और अपरिग्रह। ठीक है। 46 प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ था। सीमा संगठन सड़क जो है इसकी स्थापना 1960 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न पे। 47 प्रश्न है कि अंकलेश्वर मंदिर गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर मंदिर जो है गुजरात राज्य के जो भरूच जिला है यहाँ पे अंकलेश्वर मंदिर स्थित है। गुजरात का एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। 48 प्रश्न है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। ठीक है। अब तो यहाँ पे मैथ्स क्या है प्रश्न 50 देखिए। प्रश्न कह रहे कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात जो संयंत्र है इसका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका शुरुआत हुआ था, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो 50 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। लंबा वीडियो हो जाता है तो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। आगे की लेक्चर आप लोग को मिलेगा, आगे की वीडियो मिलेगी, तो आप लोग भी उस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।